कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कक्षा 12 का फिजिक्स का लेसन 1 चल रहा था हमारा, तो उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो आपको दे चुका हूं पहले चैप्टर की, जिसमें मैंने आवेश के बारे में सारी जानकारी आपको दी थी और आवेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं पिछले 10 सालों में वो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। मतलब ये जो चैप्टर का नाम ही था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो मतलब आवेश की सारी जानकारी आपको मैं दे चुका हूं। अब वैद्युत क्षेत्र चलेगा, यानी कि आज की इस वीडियो में इन टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनके गुण, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जो कि इस चैप्टर की बेसिक जानकारी और बेस है, जो आने वाले बड़े बड़े डेरिवेशनों को सॉल्व करेगा। तो ये डेरिवेशन महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र से। वैद्युत क्षेत्र से पहले आपको थोड़ा सा पुरानी जानकारी आपको पता होनी चाहिए वैद्युत आवेश के बारे में, तभी वैद्युत क्षेत्र को आप अच्छे से समझ पाओगे। क्या है जानकारी वो, ये देखिएगा। हमने आपको बताया था कि जो आवेश होता है, आवेश के बारे में क्या जानकारी बताई थी कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि जो पॉजिटिव आवेश एक दूसरे के पास में रहते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगा देते हैं, अर्थात इनके बीच में कैसा लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। कैसा लगता है, प्रतिकर्षण बल। इसको पूरा नाम देंगे वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। पॉजिटिव के बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा और नेगेटिव होगा तो उसके बीच भी वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन यदि हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव है आवेश, तो उनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। ओके, वैद्युत आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहां पर ये एक आवेश है। सपोज दैट कि यहां पर ऐसे ही प्लस और यहां पर ये सारा आवेश है और इसके पास हम एक और आवेश लेकर आए, यानी कि ये आवेश कैसा है, इसको बोलेंगे हम आवेश समुदाय। क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा आवेश है। अब इसके पास में मैं कोई दूसरा आवेश लेकर आ रहा हूं पॉजिटिव, तो अब इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और यदि मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यहां पर यदि मैं माइनस रख दूं इसी के साथ में, तो होगा क्या कि ये 4 पॉजिटिव में इनके साथ में एक माइनस रख दिया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके कैसे हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि ये दोनों आपके खत्म हो गए। तो अब यहां पर कितना है, बेसिकली ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को खत्म कर देगा। तो मतलब क्या है कि यहां पर अभी भी 3 पॉजिटिव बचेंगे, तो अभी भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। समझ में आ रही है चीजें। तो इसका मतलब कि यदि यहां पर कोई एक आवेश रखा हुआ है, जैसे सपोज दैट एक आवेश यहां पर ये है और इसके पास में दूसरा आवेश लेकर आ रहा हूं ये वाला, ठीक है, तो अब इसके बीच में कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं, हमने क्या बताया था कि ये आवेश है, बात समझिएगा। अब ऐसे समझ लो कि ये है आपका भारत और ये है आपका पाकिस्तान। अब मान लीजिए एक आवेश भारत में रखा हुआ है, एक आवेश आप पाकिस्तान में रख दोगे, तो क्या इन दोनों के बीच में बल लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भैया ये काफी दूर है, इस आवेश को इसके पास लाना पड़ेगा, तभी तो ये आवेश वैद्युत प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करेगा। मतलब इसको इसके क्षेत्र के अंदर लाना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब जैसे अब मैं इसको यहां पर ले आया, इसके बहुत नजदीक ले आया, बोले तो यहां तक एक इसका ये क्षेत्र यहां तक है, इसको यहां पर लेके आया, मतलब इस पर अभी कोई बल नहीं लग रहा, अभी भी कोई बल नहीं लगा। इसको और पास लेके आया, यहां पर भी इस पर कोई बल नहीं लगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके नजदीक यानी यहां पर ले आया, तो इस पर एक बल लगने लगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगने लगा। मतलब क्या है कि ये आवेश अब इसके क्षेत्र में पहुंच चुका है, मतलब ये बल अनुभव करने लगा। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा ऐसे ही बनती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल कैसा भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षण का भी हो सकता है या आकर्षण का भी हो सकता है, तो वैद्युत बल अनुभव करता हो। यानी कि ऐसे बोल लेंगे, सीधी बात है कि यदि मैं यहां पर नेगेटिव लेकर आऊंगा तो ये आकर्षण बल अनुभव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव लेकर आऊंगा तो प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। मतलब यह है कि आप सीधी बात बोलोगे, क्या कर रहा है, ये वैद्युत बल अनुभव कर रहा है, ठीक है, वैद्युत बल क्या कर रहा है, ये अनुभव। तो इसका मतलब किसी
कि चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाया जाए तो वह वैद्युत बल का अनुभव करने लगे, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा, क्लियर आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब इसका क्या होता है, ये परिभाषा हो गई। अब इसका फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा, आप देखिए याद कर लोगे आप। कभी कभी किताबों में क्या लिखा रहता है, वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर। समुदाय का मतलब या तो एक आवेश होगा या वहां पर बहुत सारे आवेश रखे होंगे, इसके चारों ओर का और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करने लगे, उसी को हम बोलेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कि मैं यहां पर एक आवेश लेकर आ रहा हूं, मान लीजिए ये पता नहीं कैसा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई नहीं, यहां पर लेकर आ रहे हैं, इस पर कोई बल नहीं लग रहा, इसको फिर यहां पर पहुंचा दिया, यहां पर भी कोई बल नहीं लगा, यानी यहां पर इस वाले बिंदु पर इस पर एक बल लगने लगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस आवेश का क्षेत्र यहां तक है, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा तब भी बल का अनुभव करेगा, लेकिन इससे बाहर निकल जाएगा तो फिर ये बल का अनुभव नहीं करेगा। मतलब इस आवेश का क्षेत्र यहां तक है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाया जाए तो वो है अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करने लगेगा, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्र बन गया, क्लियर होगी बात। अब वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की हमको परिभाषा समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इस वैद्युत क्षेत्र की हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, आखिर ये वैद्युत क्षेत्र यहां पर है कितना, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो वैल्यू कितनी होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि आखिर ये वैद्युत क्षेत्र हमको पता चल गया कि भाई ये हमारे पास कोई भी एक आवेश है और इसके चारों तरफ क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। अब ये वैद्युत क्षेत्र होगा कितना, इसकी तीव्रता कितनी है, तो इसीलिए हमारा एक टॉपिक बनता है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि परीक्षा में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी मतलब ये जो इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन आखिर इसकी तीव्रता कितनी है ये हम कैसे पता करेंगे। सिंपल सी बात है, यहां पर हम क्या लेकर आए, एक अन्य आवेश ले आए। यहां पर हम क्या लेकर आ रहे हैं, एक अन्य आवेश, इसको हम क्या बोल रहे हैं, परीक्षण आवेश। क्योंकि हम परीक्षण आवेश क्या होता है, एक धनात्मक आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है, ये एक धनात्मक आवेश होता है और ये काल्पनिक होता है, यानी कि इसका कोई वास्तविक मान नहीं है, केवल प्रैक्टिकली तौर पर हम मान के चलते हैं कि यहां पर कोई एक ऐसा आवेश लेकर आए जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, यानी टेस्ट करने के लिए, इसलिए इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो मतलब ये जो Q0, ये जो Q0 है ये कैसा होगा, पहली बात तो ये धनात्मक होगा, ठीक है। कैसा होगा, धनात्मक, कैसे क्या लिखा जाता है, धनात्मक होगा। दूसरी चीज ये काल्पनिक होगा, ये कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तीसरी चीज इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो परीक्षण आवेश की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि ये एक धनात्मक होता है, काल्पनिक आवेश होता है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसीलिए ये एक क्या होता है, परीक्षण करने के काम लाया जाता है, यानी कि टेस्ट करने के लिए, इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो हमारे पास में ये वैद्युत आवेश था, इसका ये क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में मैं एक परीक्षण आवेश लेकर आया। सिंपल सी बात है, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो इस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल कार्य करने लगेगा, यानी कि वैद्युत बल अनुभव करेगा ये। तो मतलब ये क्या लगने लगा, इसके बीच में वैद्युत बल लगने लगेगा इस पर। तो इसका मतलब, तो इस बिंदु पर, यानी यहां बिंदु पर लेकर आए तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी कि इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, ठीक है। और इस पर कितना बल लग रहा है, उस बल में हम इस परीक्षण आवेश के मान का भाग कर देंगे तो इस बिंदु पर क्या निकल जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश लाया जाता है तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस तरीके से परिभाषा बन गई। क्या है, देखिए एक बार फिर से समझ लो कि किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैं बोल रहा हूं कि ये जो यहां पर ये बिंदु है ये ए है, तो किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश लाया जाए, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर
परीक्षण आवेश लाया जाए तो परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है, जितना लगा वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा तो ये हो गई। ये भी याद ना कर पाओ तो एक सिंपल सी परिभाषा और बता दे रहा हूं। जिस चीज का हम हमेशा भाग करते हैं हम उसको बोल दो एकांक। क्या हो गया? एकांक। ठीक है, एकांक। और ये क्या है? धन परीक्षण आवेश। एकांक देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इस परिभाषा को आप लिख लेना, नोट्सों में सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। नोट्स में बता दूंगा कैसे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप की, फ्री में ज्वाइन हो जाना, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सारी परिभाषा वहां पर लिखी हुई है, मैं केवल समझा रहा हूं आपको। एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, मैंने क्या बोला है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बबुआ? मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या बन गया? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये राशि कैसी होती है बबुआ? ध्यान से समझ लो, ये राशि कैसी होती है? सदिश राशि होती है। जब कोई राशि सदिश होती है तो भैया उसमें क्या होगी? दिशा भी होगी। तो इसमें दिशा क्या होगी? पॉजिटिव। इसमें कोई ना कोई आवेश पॉजिटिव होगा, कोई ना कोई नेगेटिव होगा। तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कैसी होती है? धनात्मक। धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। ठीक है, कैसे होगा? ऋणात्मक आवेश की ओर। आवेश की ओर। ठीक है, धनात्मक आवेश से, ये धनात्मक आवेश है तो उससे इधर जाएगी, और जहां पर ऋणात्मक आवेश होगा तो उसकी ओर आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमारा इसका विमीय सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। विमीय सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है विमा, जो कि आपका टिक मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है कि बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताओ, मात्रक बताओ, विमीय सूत्र बताओ, राशि सदिश है या अदिश है। तो इस तरीके से सारी चीजें विमीय सूत्र देखिए इन्हीं फॉर्मूले से निकलती है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्या था? क्यू जीरो। मतलब एफ का मतलब क्या है? वैद्युत बल। तो वैद्युत बल की जो विमा क्या होती है? ML/T-2 ये होती है। आवेश की विमा हमने पहले भी बताई थी, इससे पहले वाले वीडियो में AT होती है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा M तो ज्यों का त्यों रहेगा, L भी ज्यों का त्यों रहेगा। ये T⁻2 है, एक नीचे T है, ये ऊपर जाएगा तो T⁻1 और हो जाएगा, तो मतलब T⁻3 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा तो A⁻1 हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र बन गया। क्या बन गया विमीय सूत्र? डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ML T⁻3 A⁻1। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। क्लियर होगी चीजें? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जितनी भी परिभाषा मैं बता रहा हूं सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। नोट्सों में सारे कुछ हाथ के बने हुए नोट्स हैं, वहां पे मिल जाएंगे आपको। ठीक, चलिएगा अब आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हमारा टॉपिक आ गया वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं भैया? इसको भी इंपोर्टेंट कर लेंगे, इसको भी हम इंपोर्टेंट कर लेंगे टॉपिक को, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या कभी कभी यहां पर सीधे सीधे बोल देता है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बात एक ही है। वैद्युत देखिए, अब हमारे पास में क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए ये कोई आवेश रखा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई हम एक वक्र खींच दे के जो हमको बता दे कि यहां पर वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, हमने एक वक्र खींच दिया तो इसका मतलब क्या है कि वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, तो ये वैद्युत बल रेखाएं आखिर में क्या होती हैं? तीन चीजें आप लिखोगे। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? एक वक्र होता है। कैसा होता है? वक्र होता है। दूसरी चीज कि ये निष्कोणीय होता है। कैसा होता है? किसी भी कोण पर नहीं खिंचा होता है। दूसरी चीज ये एक अविरत यानी कि लगातार चलने वाला होता है, कभी टूटने वाला नहीं रहता है, यानी कि अविरत बोले तो लगातार। ठीक है, चलने वाला
यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने यहां से ऐसे छोड़ दिया बीच में इस तरीके से बना दिया डॉट डॉट डॉट, नहीं, ये वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। वैद्युत बल रेखाएं एक बिंदु से चलेंगी, दूसरे बिंदु पर ही जाके खत्म होंगी। यदि ए से लेकर बी तक यदि यहां पर ये टूट रहा है तो मतलब ये वैद्युत बल रेखा केवल यहां तक है, फिर यही वैद्युत बल रेखा यहां से स्टार्ट नहीं होगी, यानी यहां से जा रही है यहीं पर खत्म तो खत्म, मतलब बीच में कहीं पर टूटेगी नहीं। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं एक वक्र होती हैं जो कि निष्कोणीय होता है और जो अविरत होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है या वैद्युत बल की दिशा को बताती है, या एक प्रकार से कहेंगे कि इस पर एकांक धनावेश चलता है। सीधी सीधी बात यहां से इसका मतलब क्या है, एकांक धनावेश चलता है। क्या है? इन पर एकांक धनावेश चलता है। तो अब परिभाषा को कैसे सेटअप करोगे? पेपर में तो ऐसे पॉइंटों में नहीं लिख कर आओगे, पेपर में आपको वैद्युत बल रेखा की परिभाषा कैसे लिखनी है, तो आप लिखोगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक निष्कोणीय वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश चलता है। बस कितना लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक निष्कोणीय वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश चलता है। अब इतना लिख दोगे। अब ये भी ना लिख पाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह निष्कोणीय वक्र होता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, बस इतना तो लिख दोगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये काम खत्म हो गया। अब वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, तो वही प्रॉपर्टी यहां पर लिख दोगे कि यह क्या होता है, यह एक वक्र होता है, एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, यह निष्कोणीय होता है, यानी यह किसी कोण पर नहीं होता है। यह अविरत होता है, यानी कि लगातार चलने वाला वक्र होता है। यह इस वक्र पर धनावेश चलता है। फिर अपना लिखोगे कि एक वैद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जैसे कि मेरे पास ये है, ये इस तरीके से मेरे पास में ए बी, ये एक वैद्युत क्षेत्र रेखा, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, मेरे पास में एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, और इस पर मैंने क्या किया, एक बिंदु लिया, ये मैंने बिंदु ले लिया P, और इस पर मैंने इस तरह से स्पर्श रेखा खींच दी, इस पर स्पर्श रेखा खींच दी। तो ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है ये क्या बता रही है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। मतलब किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखा पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा खींची गई है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। मतलब इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ऐसे है। ऐसे यदि मैं यहां पर कोई वैद्युत स्पर्श रेखा खींच दूं इस तरीके से, तो इस वाले बिंदु पर, जैसे कि ये Q मान लीजिए, तो इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यानी Q बिंदु पर इधर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ऐसे ही मैं इस वाले पर स्पर्श रेखा खींचूं तो इधर आ जाएगी। मतलब क्या है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखा पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी कि, ठीक है, समझ में आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा हो गया, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं या दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, देखिए बबुआ, ऐसे समझिए, यदि एक बल रेखा इस तरीके से जा रही है और एक इस तरीके से, तो ऐसे कभी नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी, यदि यहां पर दो काट दिया तो मतलब यहां पर एक इधर स्पर्श रेखा बन जाएगी, एक इधर, मतलब एक ही बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं बन जाएंगी, मतलब एक ही बिंदु पर दो क्षेत्र की दिशा होंगी, जो कि असंभव है। मतलब यह है, अपने दिमाग में रख लो, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो मतलब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो दो बनेंगी। भाई एक जगह काटने का मतलब क्या हो जाएगा, एक रेखा इधर निकल रही है तो इधर वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगी, इधर निकल गई तो इधर, जो कि असंभव है। एक ही बिंदु पर दो दिशा कभी नहीं बन सकती हैं। बात समझिएगा, मेरी खोपड़ी इधर देख रही है तो क्या एक ही बिंदु पर पीछे भी देख सकती है, नहीं देख पाएगी। क्या मेरी मुंडी इधर कर दी जाए
तो इधर हो जाएगी, लेकिन पीछे आंख पहुंच जाएंगी, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि 4 आंख बन जाए एक आदमी की, नहीं ना। तो उसी तरीके से क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 दिशाएं नहीं संभव होंगी। क्यों? क्योंकि भैया जब हमारे पास मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है तो वो इधर दिशा है, तो पॉजिटिव की इधर ही रहेगी। अब इसके पास में आप नेगेटिव रख दोगे, सर मैं नेगेटिव रख दूं तो नेगेटिव की इधर हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, जब पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा तो ये तो अपने आप में मिलकर शून्य हो जाएगा ना। या फिर आप यदि यहाँ पे नेगेटिव 2 रख दोगे तो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो अब केवल नेगेटिव बचेगा, अब केवल नेगेटिव बचेगा, तो अब नेगेटिव की दिशा होगी, तो मतलब नेगेटिव की दिशा मतलब इधर की ओर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक बिंदु पर 2 दिशाएं कभी भी बनी नहीं सकती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिएगा। इसी तरीके से कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कुछ, कि एक समान यदि विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र है तो वहां पर विद्युत बल रेखाएं समांतर होंगी, इस तरीके से बिल्कुल एक जैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी, ठीक है। यदि कहीं पर विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार घटती जा रही है, यानी कि यहां पर क्या है, विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है और यहां पर लगातार कम होती जा रही है, जैसे इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाए। इसी तरीके से बहुत सारे गुण हैं, मैं आपको मात्र 5 गुण बताऊंगा, मतलब 10 गुण लिखवा रखे हैं मेरे नोट्सों में, 10 लिखे हुए हैं, आप केवल 5 याद कर लीजिएगा। 5 तो वैसे यहीं से कर लोगे आप, कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। इस तरीके से कि किसी भी रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यह धनात्मक, इस बल रेखाओं पर धनात्मक आवेश चलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके पॉइंट हो गए। तो मतलब ये हो गया विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुण भी क्लियर हो गए। ठीक, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, विद्युत द्विध्रुव पर। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, वैद्युत द्विध्रुव नहीं, पहले हम यहीं से जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता चल रही थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी का एक डेरिवेशन करते हैं, फिर वैद्युत द्विध्रुव को आगे कराएंगे, ठीक है। पहले समझिए, हमने वैद्युत क्षेत्र करा था, वैद्युत क्षेत्र कर लिया। अब वैद्युत क्षेत्र, जैसे हमारे पास में एक डेरिवेशन आता है, छोटा सा ही आता है, कि किसी बिंदु आवेश के निकट किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मतलब हमारे पास में इसका, अब देखो कोई भी डेरिवेशन आता है तो उसकी थ्योरी को समझा करो। इसने क्या कहा है कि किसी बिंदु आवेश के निकट, यानी कि माना हमारे पास एक बिंदु आवेश है, ये कोई बिंदु आवेश है, क्या है, बिंदु आवेश है, ठीक है, ये हमने मान लिया Q। माना हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर रखा हुआ है, ठीक है, निकट, इसके निकट, यानी इसके निकट हमने मान लिया R दूरी पर, इसके निकट कोई एक दूसरा बिंदु है, जहां पर मैंने मान लिया P, ठीक है। इस बिंदु आवेश के निकट R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यही थ्योरी हो गई, क्या होगी, माना हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर रखा है, इसके निकट R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हमको पता है कि हम मानेंगे, ये थ्योरी आपको नोट्सों में मिलेगी। अब यहां से करेंगे हम डेरिवेशन। माना बिंदु P पर एकांक धन परीक्षण आवेश लाने पर, क्या लेकर आए हम, धन परीक्षण आवेश ले आए, धन परीक्षण आवेश लाने पर। अब देखिएगा, इस वाले बिंदु पर मैं एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 ले आया। जैसे ही मैं Q0 लेकर आऊंगा तो क्या होगा, इस आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगने लगेगा। कूलाम ने क्या बताई थी, कूलाम ने यही तो बताई थी, 2 आवेश यदि पास आते हैं और उनके बीच की दूरी r है तो उनके बीच में क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है। तो इसी के कारण, मतलब इस आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो जब हम जैसे ही धन परीक्षण आवेश लेकर आए तो यहां पे लिखेंगे आवेश
Q के द्वारा Q0 पर लगा वैद्युत बल। अब ये वैद्युत बल कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो था कूलाम का नियम। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 रखते थे, लेकिन मैंने क्या बोला है कि ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, वो तो आगे कर लेंगे निर्वात और वायु। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला था। Q1 की जगह पर क्या है, Q है, ओके, और Q2 की जगह पर क्या है, Q0। Q2 की जगह पर क्या है, Q0। तो ये बन गया फॉर्मूला। क्या आ गया, ये आ गया बल। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच में इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना बल लगेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये इतना वैद्युत बल लगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें वैद्युत बल नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी मैंने आपको बताया है फॉर्मूला, क्या बताया था, F अपॉन, यानी जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए उस बिंदु पर कोई आवेश लेकर आए, उस पर लगने वाले वैद्युत बल और उस आवेश के, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी समझाया था कि इस बिंदु पर मेरे को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां पर एक क्या लेकर आए, यहां पर हम एक परीक्षण आवेश ले आए, उस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है वो, और उस परीक्षण आवेश को हम क्या कर दें, भाग कर दें, तो वो क्या निकल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाती है। ठीक है, अब F का मान आपके पास पता है कितना है F का मान, ये देखिएगा, या आप सीधी बात ऐसे कह सकते हो, इसी को देखिएगा, कोई दिक्कत, यहां तक देखिएगा, इसको 1/Q0 इंटू F ऐसे बोल सकता हूं। देखिए बात तो वही है, 1/Q0 को नीचे लिख दिया, F को मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि F की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो यही हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा ये सॉल्व जल्दी हो जाएगा। देखिएगा, इंटू F का मान कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q और Q0 अपॉन R स्क्वायर, यही है कि नहीं। अब देखिएगा, अब आपको पता चल रहा है कि Q से ये वाला Q कट जाएगा, तो ये E बराबर कितना निकल आएगा, E बराबर आपका निकल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ये आ जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, इतना निकल आया। तो और न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर होगी। अब ये K क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच, यानी यहां पर जो माध्यम उपस्थित है उसका परावैद्युतांक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में क्या है, सिर्फ वायु उपस्थित है, सिर्फ वायु उपस्थित है। तो यहां पर लिख देंगे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 लेंगे तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या आ जाएगा, K बराबर 1 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आ गया। अब जो भी अगले वाले डेरिवेशन होंगे तो वो यही फॉर्मूले के आधार पर होंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। समझ में आ गया है तो बताइएगा, नहीं समझ में आया है तो भी बताइएगा। अभी भी आपको डाउट लग रहा हो, ये चीज़ नहीं समझ में आई हो, F/Q0, तो देखिएगा F का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ पे Q0 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे था Q। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, आपको पता है कि ये नीचे Q0, देखिए ये वाला F/Q0, F का मान ये था, ऊपर रख दिया, E बराबर निकाल रहे थे हम। ठीक है, तो अब आपको क्या दिखाई देगा, इस Q0 से ये Q0 कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। और निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान क्या रख देंगे, 1, तो फिर भी यही आएगा। बात समझ लो, कैसे भी कर लो, जो आपका मन करे इस तरीके से कर लो। ये मैंने इसीलिए आपको बताया है कि ये 1/Q0 इंटू F, ताकि 1/Q0 इंटू ये वाली वैल्यू F की हो गई, Q से Q कट जाएगा डायरेक्ट, तो फिर ये चीज़ आपकी बचेगी। ये निर्वात अथवा वायु के लिए K रख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। कल हम कराएंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कईयों बार आया। अब की 2025 की बोर्ड परीक्षा में भी एक सेट में आया था और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।